हेलो, वेलकम फ्रॉम पीडिया क्लासेस। आज हम स्टेलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है स्टेलाइजेशन, इसके ऊपर हमेशा एक दो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जीपीएट जैसे एग्ज़ाम में, फार्मेसी जैसे एग्ज़ाम में। छोटा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस है, तो स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो। मतलब मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है, पर एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन करने की बहुत सारी टेक्निक्स रहती है जो आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी। आज हम सारी टेक्निक फिर से एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला जो टेक्निक है, जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है, उसका नाम है हॉट एयर ओवन। तो ये जो हॉट एयर ओवन है, जिसको ड्राई हीट स्टेलाइजेशन बोलते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हॉट एयर ओवन क्या है। एक स्टेलाइजेशन प्रोसेस की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इसी को हम ड्राई हीट स्टेलाइजेशन बोलते हैं। कई बार इसका दूसरा नाम भी आता है। ये जो मेरे नोट्स है, ये बी फार्मा के नोट्स है, तो मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, डायरेक्ट इसी नोट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी कुछ स्पेलिंग गलती हो सकती है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो आप सुनिए। अब ये जो हॉट एयर ओवन है, ये होता क्या है, एक इक्विपमेंट रहता है, आपने देखा होगा अपने या बी फार्मा में, एम फार्मा में। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो ग्लास फेयर रहते हैं उसको हम ड्राई करते हैं हॉट एयर ओवन में। तो एक इक्विपमेंट रहता है छोटा सा, इसके अंदर क्या रहता है, हीटिंग वाली कोयल लगी रहती है और उसके जस्ट पीछे फैन लगा रहता है। तो हीटिंग वाली कोयल से गरम गरम हवाएं निकलती है, जिसको हम एयर बोलते हैं, हॉट एयर ओवन। तो उस गर्म हीट वाली जो एयर है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किल हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये हॉट एयर ओवन जो टेक्निक है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं वो किस प्रोसेस से मरते हैं? तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मरते हैं या फिर डीनेचुरेशन से। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाना, दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो हॉट एयर ओवन जो टेक्निक है स्टेलाइजेशन की, ये किन प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, किन को हम स्टेलाइजेशन करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है। तो सिंपल सी बात है, हॉट एयर ओवन मतलब हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हीट स्टेबल प्रोडक्ट होगा उन्हीं के लिए यूज़ किया जाएगा। जो हीट लेबाइल प्रोडक्ट है, जो हीट की प्रेजेंस में जैसे प्रोटीन है, एंटीबायोटिक टाइप के ऐसे चीज़ें रहती है, पेनिसिलिन वगैरह, उनको हम इस प्रोसेस से स्टेलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हीट की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं। तो जो हीट स्टेबल प्रोडक्ट है उन्हीं के लिए हम ये हॉट एयर ओवन टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो जो नॉन एक्वस हीट स्टेबल प्रोडक्ट रहते हैं उनके लिए। मतलब एक्वस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक्वस के लिए यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि जब हॉट एयर ओवन के अंदर जो एयर जाती है, हॉट एयर, उसमें जो सारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ नहीं करते। किसके लिए? एक्वस जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए नहीं करते, हम नॉन एक्वस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई ऑयल है या फिर पेट्रोलियम जेली वगैरह कुछ है, तो ऑयल का जब हमें स्टेलाइजेशन करना है तो हम ऑयल वाले प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन के अंदर रख लेंगे और उसके अंदर जो भी हीट वगैरह प्रोवाइड करेंगे कुछ आवर्स के लिए, तो वो स्टेलाइज हो जाएगा। तो ऑयल का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद जो पाउडर रहते हैं, जो हीट स्टेबल पाउडर रहते हैं, टाल्कम पाउडर, उसका स्टेलाइजेशन हम किससे करते हैं, हॉट एयर ओवन से करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ग्लास फेयर्स रहते हैं, जो हम लैब में ग्लास फेयर यूज़ करते हैं। बीकर्स रहते हैं, राउंड बोतल, फ्लास्क वगैरह जो भी है, उन सबको हम पहले क्लीन करते हैं। उसके बाद हम हॉट एयर ओवन के अंदर रख लेते हैं ताकि वो ड्राई भी हो जाते हैं, प्लस वो क्या हो जाते हैं, स्टेलाइज भी हो जाते हैं। इसके बाद कोई मेटेलिक वायर वगैरह है, उनका भी स्टेलाइजेशन हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम कितना टेम्परेचर रखते हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम नॉर्मली 160 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर रखते हैं हॉट एयर ओवन का। 2 आवर के लिए कोई भी अपना जो ऑयल है या फिर कोई भी ग्लास है उसको रखेंगे तो वो स्टेलाइज हो जाएगा 2 आवर के अंदर। अगर हम टेम्परेचर 160 से 170 करेंगे तो 1 आवर में ही वो स्टेलाइज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया है। अगर हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा देंगे, मतलब 180 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे, तो 30 मिनट में ही वो स्टेलाइज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, 160 2 आवर के लिए, 170 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए और 180 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि टाल्कम पाउडर है, वो 160 1 आवर में ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा 160 डिग्री सेल्सियस में 2 आवर तक अगर आप हीटिंग करोगे, ये हॉट एयर के अंदर किसी चीज़ को रखोगे, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेलाइज हो जाएगी। पर टाल्कम के केस में क्या हो जाएगा, वो 1 आवर में ही स्टेलाइज हो जाता है। तो ये टाल्कम का क्या एक्सेप्शन है।
इसी तरह पेट्रोलियम जेली है वो 170 डिग्री, देखो यहाँ पे लिखा होगा 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 आवर में कोई भी चीज़ स्टाइल हो जाती है। बट जो पेट्रोलियम मिनरल ऑयल वगैरह ये सब रहते हैं ये 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 2 आवर तक रखना पड़ता है तब जाके स्टाइल होते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। तो देखो ये हॉट एयर ऑन की जो टेक्निक है स्टेलाइजेशन की वो तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्टेलाइजेशन का उसका नाम है ऑटोक्लेव। इसी को हम मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन बोलते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन था, और ये जो हम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव, जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपने ऑटोक्लेव तो आपने देखा ही होगा, एक कुकर की तरह रहता है जिसके अंदर हम अपना कल्चर मीडिया वगैरह सब रखते हैं स्टेलाइज करने के लिए। आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें उन्हीं चीज़ का स्टेलाइजेशन किया जाता है जो हीट स्टेबल रहता है। जैसे हमने हॉट एयर ऑन में पढ़ा था, हीट स्टेबल प्रोडक्ट का ही स्टेलाइजेशन किया जाता है, जैसे ऑयल है, पाउडर है। इसी तरह जो ऑटोक्लेव इसमें भी हीट जो स्टेबल प्रोडक्ट रहते हैं उन्हीं का ही स्टेलाइजेशन किया जाता है। अब इसका जो प्रिंसिपल है, किस बेसिस पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो ये प्रोटीन कोगुलेशन, दूसरा है डीनेचुरेशन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हॉट एयर ऑन के अंदर, वो भी क्या कर रहा था, वो भी डीनेचुरेशन और ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो ये भी डीनेचुरेशन करता है, बट ये क्या प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहता है उसका क्या करता है, कोगुलेशन कर लेता है। जैसे आपने एग को जब आपने बॉईल किया होगा तो वो जैसे बॉईल होने के बाद वो कैसे उसका प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, इसी तरह ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोगुलेट कर लेता है प्रोटीन को। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑटोक्लेव है ये किन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये एक्वस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि एक्वस जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका स्टेलाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन में हॉट एयर ऑन भी लिखा रहेगा और ऑटोक्लेव भी रहेगा। तो इसका किया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर। हॉट एयर के अंदर कौन सा किया जाता है, जो नॉन एक्वस प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ही ऑयल, इसमें जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शन है। तो मैंने आपको बताया जब हम पेरेंटल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ मैंने वाटर फॉर इंजेक्शन बताया था। मैंने बताया था ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये पायरोजन फ्री रहता है, बट ये स्टाइल नहीं रहता। तो जब हम इसका क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन का, तो ये बन जाता है स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन, W आ जाएगा वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कॉटन रहते हैं जो यूज किए जाते हैं सर्जरी में, उनका भी स्टेलाइजेशन किस प्रोसेस से किया जाता है, ऑटोक्लेव में। जितने भी अपने सर्जरी वाले इक्विपमेंट रहते हैं, ड्रेसिंग वाले इक्विपमेंट, उन सब का जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा वो ऑटोक्लेव से ही हम क्या करते हैं, उनका स्टेलाइजेशन करते हैं। कल्चर मीडिया जो आपने माइक्रोबायोलॉजी की लैब में देखा होगा, कल्चर मीडिया का भाई जो स्टेलाइजेशन किया जाता है वो किस प्रोसेस से किया जाता है, तो वो ऑटोक्लेव के थ्रू किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो रबड़ क्लोजर है, जो रबड़ वाली चीज़ें है, उनका किस प्रोसेस से स्टेलाइजेशन किया जाता है, तो ऑटोक्लेव के अंदर। हॉट एयर से नहीं किया जाता, वो मेल्ट हो जाएंगे। रबड़ है, कल्चर मीडिया है, एक्वस प्रोडक्ट है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, इन सब का स्टेलाइजेशन हम करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। अब हम देखेंगे कि जो ऑटोक्लेव है उसके अंदर टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है स्टेलाइजेशन करने के लिए। जैसे हमने हॉट एयर में पढ़ा था 160, 170, तो इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है, तो कितना टेम्परेचर कितने टाइम में और कितने प्रेशर में वो स्टेलाइजेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहली जो कंडीशन लिखी हुई अकॉर्डिंग टू IP वो है 115 से 118, 115 से 118 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी चीज़ को हीट करते हैं 30 मिनट के लिए, और उसका प्रेशर रहता है 10 पाउंड पर स्क्वायर गेज। तो ये जो प्रेशर यूनिट है, तो ये जो 10 प्रेशर रहता है 30 मिनट के लिए, और 115 से 118 के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो ये स्टेलाइजेशन की पहली कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है वो है 121 से 124 फॉर 15 मिनट, फॉर 15 पाउंड पर स्क्वायर गेज जो प्रेशर है वो, ये प्रेशर रहता है 15 मिनट के लिए, तो वो स्टेलाइज हो जाएगा। तो ये तीनों पूछते हैं एग्जाम में, क्या रहता है कि पूरा सीक्वेंस में दिया रहेगा, इसमें से एक सही लिखा रहेगा और 3 गलत होंगे, तो आपको सही वाला पता होना चाहिए। जब 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा 126 से 129, तब 10 मिनट के अंदर ही वो स्टाइल हो जाएगा। उसका प्रेशर क्या रहेगा, 20 रहेगा। इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो आप देखो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। जब किसी क्लोज सिस्टम के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो सिंपल सी बात है प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे जैसे जा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओपन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्टेलाइजेशन होने का टाइम कम लग रहा है।
तो 134 से 138 टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तब 3 मिनट में ही स्टेलाइजेशन हो जाता है। प्रेशर कितना रहता है 32, और 126 से 129 में 10 मिनट में ही स्टेलाइजेशन हो जाता है, 20 इसका प्रेशर रहता है। तो ये जो कंडीशन है ये आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे, तो देखो टेम्परेचर का आप याद कर लो 115 से 118, फिर 2 छोड़ के 121 से 124, फिर 2 छोड़ के 126 से 129, फिर 134 से 138। इसी तरह 13 का आधा 15, फिर 10, फिर 3। तो ये आप टाइम याद कर लो। और देखो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कितना 10, 15, 20, 32। तो 5-6 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनके ऊपर आता है। क्वेश्चन आएगा जब 126 से 129 के बीच में हीट किया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर, तो कितने मिनट में स्टेलाइज हो जाएगा, तो 10 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जैसे कल्चर मीडिया मोस्टली हम 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके रेंज के करीब हम हीट करते हैं 15 से 20 मिनट में, तो वो क्या हो जाता है स्टेलाइज हो जाता है। तो ऑटोक्लेव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने हीट वाले सारे मेथड पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। बहुत सारे केमिकल मेथड रहते हैं जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो केमिकल में क्या हम मोस्टली गैस यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी गैसेज यूज़ करते हैं स्टेलाइजेशन के लिए, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सिंपल सा गैस का नाम भी आ जाता है। जैसे पहली गैस है वो इथिलाइन ऑक्साइड। तो ये इथिलीन बॉन्ड है और ये बीच में ऑक्साइड है। तो इथिलीन ऑक्साइड ये जो गैस है ये हाईली यूज़ की जाती है स्टेलाइजेशन प्रोसेस में, और ये ज़्यादा इन्फ्लामेबल गैस है। तो इसकी इन्फ्लामेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको CO2 के साथ मिक्स करते हैं ताकि इसकी इन्फ्लामेबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। और ये जो स्टेलाइजेशन करती है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर इथिलीन ऑक्साइड गैस। तो कैसे किल कैसे करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो सिंपल सा है कि ये क्या करेगी, एल्केलाइटिंग कर लेगी सल्फा हाइड्राइल बॉन्ड को, अमीनो बॉन्ड को, और दूसरा OH ग्रुप, ये जो उनके प्रोटीन के अंदर रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन बने रहते हैं अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड के जो NH2 ग्रुप है उसका क्या करेगी, एल्केलाइजेशन कर लेगी। OH ग्रुप है उसका भी एल्केलाइजेशन कर लेती है, और सल्फा हाइड्राइड जो बॉन्ड है उसका भी क्या करेगी, एल्केलाइजेशन कर लेगी। तो ये एल्केलाइटिंग ग्रुप ट्रांसफ़र करती है। तो इथिलीन ऑक्साइड का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो गैस यूज़ की जाती है वो ओजोन गैस यूज़ की जाती है। तो ये ओजोन गैस है, ये इसको ज़्यादातर हम वाटर का डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो घर पे हम पानी पीते हैं तो उसका पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद उसका क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन किया जाता है वाटर का। किससे करते हैं, तो ओजोन गैस से करते हैं। एक दूसरा केमिकल है जिसको बोलते हैं क्लोरीन, तो उस क्लोरीन गैस से भी वाटर का क्या किया जाता है, स्टेलाइजेशन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ओजोन क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका। तीसरी जो गैस है उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका भी यूज किया जाता है एज ए फ्यूमिगेशन में, या किसी चीज़ को स्टेराइल करने में। तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लैंकेट रहते हैं, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं हॉस्पिटल के जो मोस्टली पेशेंट यूज करता है, पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब क्लीनिंग होती है उनका स्टेलाइजेशन भी किया जाता है। तो हॉस्पिटल के जो बेड है, ब्लैंकेट हैं या रूम है, इन सब का स्टेलाइजेशन किया जाता है। वो किस गैस के थ्रू किया जाता है, वो फॉर्मल्डिहाइड गैस के थ्रू किया जाता है। तो इसका फ्यूमिगेशन करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं रूम के अंदर या फिर जो ब्लैंकेट है उनके ऊपर, जो फॉर्मल्डिहाइड से क्या हो जाएगा, उनका स्टेलाइजेशन हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी ये बैक्टीरिया के स्पोर को भी किल कर लेती है गैस। इसके बाद एक और गैस है जिसका नाम है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये गैस भी ज़्यादातर यूज़ की जाती है अपने स्टेलाइजेशन प्रोसेस में। पर ये जो गैस है ये फॉर्मल्डिहाइड से 400 टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है, बट इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये तभी इफेक्टिव है जब हम उस रूम की जहाँ पे भी स्टेलाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, तो उस रूम का जो RH है वो 75 डिग्री से 75% RH रहेगा, तभी ये गैस इजीली पेनेट्रेट कर पाएगी बैक्टीरिया के अंदर। अगर ये RH मेंटेन नहीं रहेगा तो वो बैक्टीरिया को पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी उसकी सेल वाल में, तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो इन 4 गैसों के नाम आपको याद रखना है केमिकल में। एक है इथिलीन ऑक्साइड, दूसरी है आपकी फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन है, क्लोरीन है, और बीटा प्रोपियोलैक्टोन है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो स्टेलाइजेशन का है, वो है रेडिएशन। इसको कोल्ड स्टेलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, इसको और केमिकल मेथड दोनों को।
अभी जो रेडिएशन है इसमें बहुत सारी रेडिएशन यूज़ की जाती है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। मोस्टली गामा और यूवी के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो रेडिएशन है वो किस मेथड से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करती है। तो वो लीथल म्यूटेशन कोज करती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, मर जाता है। अब इसमें यूवी यूज़ की जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हमने एनालिसिस में देखा था कि यूवी की रेंज रहती है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इस रेंज में जो भी रेडिएशन उसको हम यूवी बोलते हैं। अब इस रेंज में जो 253.7 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है यूवी, इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वेवलेंथ पे यूवी हाईली इफेक्टिव रहती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो ये हाईली इफेक्टिव है, तो आपको याद रखना इसकी हाईएस्ट एक्टिविटी इस वेवलेंथ पे रहती है। और ये करती क्या है, ये यूवी ये डैमेज करती है पायरिमिडीन बेस को, तो ये भी आपको याद रखना है। और लीथल म्यूटेशन भी कोज करती है। अभी जो यूवी रेडिएशन है ये किस किस केस में यूज़ की जाती है, तो ये सबसे पहले तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ की जाती है। तो आपको पता है बहुत सारे फर्मेंटेशन के जो टैंक रहते हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो टैंक है ये बिफोर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, यूवी की जो टॉर्च होती है उस टैंक के अंदर हम घुमाते हैं, ताकि उस यूवी के लाइट की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। दूसरा ये यूज़ की जाती है एयरबोर्न कंटामिनेशन। जो एयर के अंदर जो कंटामिनेट रहते हैं, जो स्पोर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो उनको किल करने में भी यूज़ की जाती है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारे पेरेंटल प्रोडक्ट के जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करना हो। और ट्रिपल रोलर, ये आपने देखा होगा जब हम ऑइंटमेंट बनाते हैं तो ट्रिपल रोलर यूज करते हैं, तो उसकी सरफेस का स्टेरिलाइजेशन करने में हम इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था फिनोल का भी यूज़ किया जाता है और यूवी रेडिएशन का भी यूज़ किया जाता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। कुछ नहीं होता इसमें, कि यूवी की टॉर्च रहती है जो 253.7 नैनोमीटर की वेवलेंथ इमिट करती है। वो वेवलेंथ हम उसके सरफेस पे बैटरी, जैसे हम किस तरह से बैटरी से वो सरफेस कवर करते हैं, वैसे ही हम टॉर्च को 2-3 बार घुमाते हैं उस टैंक के अंदर, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नेक्स्ट जो रेडिएशन यूज करते हैं वो गामा रेडिएशन। ये हाईली पेनिट्रेशन वाली रेडिएशन रहती है। आयोनाइज रेडिएशन भी बोलते हैं, कॉस्मिक रे भी बोलते हैं इसको। ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को आयोनाइज कर लेगी। तो इसकी क्या डोज यूज़ की जाती है, तो 2.5 मेगा रेड इसकी डोज यूज़ की जाती है रेडिएशन की। तो ये कोई नहीं पूछेगा आपको ये क्या करता है, ये लीथल म्यूटेशन कोज करता है, और या फिर हम बोल सकते हैं उसके प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर लेता है। तो ये जो गामा रेडिएशन है ये हम कब यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो आजकल जूस या फिर मिल्क वगैरह बॉक्स में मिलते हैं, जो 2 महीनों तक वो ख़राब नहीं होते हैं। तो होता क्या है, उन बॉक्स को जब वो पैक किए जाते हैं, फिर वो बॉक्स जब निकलते हैं उस फैक्ट्री से, तो जो बॉक्स के अंदर उनको पैक करते हैं, तो हम क्या करते हैं फाइनल उनको यूवी लाइट से गामा रेडिएशन से पास कराते हैं। तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। मतलब सारा प्रोडक्ट आपका बन गया और प्रोडक्ट जब अपनी फैक्ट्री से निकल रहा उससे पहले हमने उसको स्टेरिलाइज कर लिया। तो गामा रेडिएशन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में यूज़ की जाती है, आपको याद देना चाहिए। ऑइंटमेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे पेनिसिलिन, हार्मोनी, ये क्या रहते हैं, ये सारे हीट सेंसिटिव है, हीट लेबाइल प्रोडक्ट है। इसको हम हॉट एयर ऑन और ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं गामा रेडिएशन इसके ऊपर इमिट करते हैं। तो गामा रेडिएशन से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसी को हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। थर्मोलेबल प्रोडक्ट के लिए हम गामा रेडिएशन ज़्यादातर यूज करते हैं या फिर रेडिएशन प्रोसेस यूज करते हैं। अभी जो गामा रेडिएशन कहाँ से निकलेगी, तो कोबाल्ट 60 और सीजियम 127 ये इसका सोर्स है, यहाँ से गामा रेडिएशन को हम इमिट कराते हैं। तो बहुत सारे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, सल्फोनामाइड, ये जितनी टाइप की एंटीबायोटिक वगैरह सब रहती है, इनका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हम गामा रेडिएशन से करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो अब ये फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ये भी क्या है, इससे हम क्या करते हैं मैकेनिकली सेपरेट कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो भी अपना लिक्विड प्रोडक्ट है उसका हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं एक फ़िल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर के पोर इतने छोटे रहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके ऊपर आ जाते हैं, वो भी पास आउट नहीं हो पाते हैं। तो पूछते हैं कि इनकी जो फिल्ट्रेशन की पोर साइज रहती है वो कितनी रहती है, तो 0.22 से 0.245 माइक्रोमीटर। ये जो रेंज का जब फिल्ट्रेशन के जो पोर साइज रहती है तो वही स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो फिल्टर पेपर रहते हैं ये सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने रहते हैं। इसमें हम हीट लेबल प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं।
क्योंकि हीट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनका तो हम वैसे भी हॉट एयर ऑन या फिर हम ऑटोक्लेव से स्टेलाइज कर लेते हैं, इजी प्रोसेस है। पर जो हीट लेवाइल प्रोडक्ट है, जो ऐसे लिक्विड्स है जो हीट लेवाइल है, उनका हम इस प्रोसेस से करते हैं। तो आपको फिल्ट्रेशन पता चल गया। इसके बाद अभी आपको याद है कि फिल्ट्रेशन ये किस बेसिस पे काम करता है, तो ये मैकेनिकल बेसिस पे ये सेपरेशन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड है मिसलेनियस मेथड है, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज की जाते हैं और एग्जाम इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो टिंडलाइजेशन। तो ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टिंडलाइजेशन प्रोसेस है ये क्या, एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे ये, तो वो क्या करता था, कोई भी चीज़ को स्टाइल करता था, कल्चर मीडिया है जैसे कि, उसको क्या करता था वो 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता था हर दिन। तो पहले दिन उसने 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया 1 आवर के लिए, फिर उसके दूसरे दिन फिर से 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए हीट किया, फिर तीसरे दिन। तो 3 दिन प्रोसेस चलती है, इसको सक्सेसिव प्रोसेस बोलते हैं, एक के बाद एक स्टेप चलता रहता है। तो 3 दिन लगातार हीटिंग करना है 80 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया के स्पोर रहते हैं, स्पोर का सराउंडिंग क्या रहता है, ये छोटे छोटे स्पोर रहते हैं, इनके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन रहती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। तो होता क्या, पहले जो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहले दिन मर गया, दूसरे दिन इस स्पोर से बैक्टीरिया बाहर निकला और ये जैसे ग्रो करने लगा। तो दूसरे दिन फिर हमने हीटिंग की तो ये मर गया, तो कुछ और स्पोर बचे थे वो भी निकल गए। तो मतलब ये स्पोर को भी क्या कर लेता है, किल कर लेता है ये प्रोसेस। ये 3 दिन कंटिन्यूसली चलता है ये प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं टिंडलाइजेशन। 80 डिग्री सेल्सियस पे हम हीटिंग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड है वो हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड। तो कुछ प्रोसेस में क्या रहता है कि हम 90 to 100 डिग्री सेल्सियस पे हम अपने प्रोडक्ट को हीट करते हैं 30 मिनट के लिए, पर उसके साथ हम प्रोडक्ट के अंदर क्या डालते हैं, हम बैक्टीरियोस्टैटिक कंसनट्रेशन से हम बैक्टीरियोसाइड जो कंपाउंड रहते हैं वो डाल देते हैं। तो कौन कौन से रहते हैं वो देखेंगे अभी, जैसे कि क्लोरोक्रिसोल है, या फिर फिनाइल मर्क्यूरेट, या फिनाइल मर्क्यूरेट एसीटेट, या फिनाइल मर्क्यूरेट नाइट्रेट, ये डालते हैं हम अपने प्रोडक्ट के साथ, फिर इनको हीट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो हीटिंग प्रोसेस से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट अपना स्टेराइल हो जाता है। कई बार हम क्रिसोल भी यूज़ करते हैं। तो क्रिसोल भी क्या है, ये बैक्टीरियोसाइडल प्रोडक्ट है। ये भी हम क्या करते हैं, इसको अपने जो अपना कंपाउंड है जो जिसको हम स्टाइल करना है, सैंपल अपना एक्स है, इसके साथ ये क्रिसोल को डालेंगे और फिर क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे 30 मिनट के लिए। तो अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्रिसोल क्या है, तो ये मिथाइल फिनोल को हम क्या बोलते हैं, क्रिसोल बोलते हैं। इसके 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल। यहाँ पे मिथाइल लगाना भूल गया। तो ये जो मेटा क्रिसोल है ये हाईली इफेक्टिव रहता है, मोर इफेक्टिव रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा क्रिसोल ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो मेटा क्रिसोल रहता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। कुछ बैक्टीरियोसाइड जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड हम आई ड्रॉप जो होती है उनके अंदर यूज करते हैं एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोडक्ट। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अब नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस उसको बोलेंगे हम पॉस्चराइजेशन। तो हमारा जो मिल्क घर पे हीटिंग करते हैं वो एक पॉस्चराइजेशन ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं हम इसको हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं बोलते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, 97 से 99% जो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, फिर भी 1% जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं। 1% माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आज बच गए तो कल वो 1 से 99 हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हाईली स्पीड से वो ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं बोलते पॉस्चराइजेशन को। इसमें इसके 2 मेथड होते हैं। इसमें एक होता है होल्डर मेथड, दूसरा होता है फ्लैश मेथड। किसके अंदर, पॉस्चराइजेशन के अंदर। तो होल्डर मेथड इसमें क्या रहता है, हम जैसे ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है पॉस्चराइजेशन प्रोडक्ट ये मेथड। तो ये जो करते क्या, इसके अंदर हम होल्डर मेथड के अंदर मिल्क को हम हीट करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए, जिससे क्या हो जाता है वो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो 7-8 घंटे तक वो प्रोडक्ट बचा रहता है। इसी तरह दूसरा मेथड वो फ्लश मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम जो मिल्क प्रोडक्ट उसको हीट करते हैं और फिर उसको एकदम से कूल भी करते हैं। तो होता क्या, इसके अंदर हम मिल्क को हीट करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पे फॉर 50 सेकेंड। जैसे 50 सेकेंड में हम इसको हीट किया, फिर उसके जस्ट बाद हम एकदम उसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो एकदम से टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर एकदम से कम करेंगे। तो ये मेथड क्या, फ्लैश मेथड है। कैमरे की तरह फ्लैश कैसे चमकता है कैमरे का, वैसा ही फ्लैश मेथड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन हो गया।
तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या रहते हैं कि जो हमारा मेथड है, हॉट एरोन है या ऑटोक्लेव है या फिर फिल्ट्रेशन है, तो हम बोलते हैं कि वो स्टेलाइजेशन प्रोसेस में ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। पर अपना जो प्रोडक्ट है वो स्टेलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट भी करते हैं कुछ मंथ बाद, कंटिन्यूसली 6 मंथ में एक बार टेस्ट करते हैं, जिससे हमें अश्योर हो पाए, श्योरिटी मिल पाए कि अपना जो ये मेथड, ये परफेक्ट मेथड है, इससे अपने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट में क्या करेंगे, जैसे कि हॉट एरोन है, तो हॉट एरोन में हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया लेते हैं बेसिलस सबटिलिस, वो डाल के रखते हैं, जिससे हम देखेंगे कि 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर में वो बैक्टीरिया मरता है कि नहीं मरता। अगर मर गया तो अपना टेस्ट पास हो गया, मतलब अपना हॉट एरोन काम कर रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है हॉट एरोन के लिए, तो हम बोलेंगे बेसिलस सबटिलस। फिर पूछेंगे गैसियस जो मेथड, इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं, जहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, तो उस केसेस में गैसियस मेथड में हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे, तो वहाँ हम एज ए इंडिकेटर करेंगे स्पोर ऑफ बेसिलस सबटिलस, मतलब बेसिलस सबटिलस के स्पोर लेंगे, तो वो गैसियस मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोक्लेव की हम स्टेरिलिटी चेक करनी है, तो हम कौन सा बैक्टीरिया लेंगे, तो बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया लेंगे। क्या करेंगे, हम ये बैक्टीरिया लेंगे किसी कल्चर मीडिया के अंदर, फिर उस कल्चर मीडिया को हम ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे, जो ऑटोक्लेव की कंडीशन है टेम्परेचर की, उस कंडीशन पे हम उसको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, और फिर उसके टाइम के बाद हम चेक करेंगे कि ये बैक्टीरिया ज़िंदा है कि नहीं है। अगर बैक्टीरिया ज़िंदा रहता तो मतलब वो टेस्ट फेल हो गया, अपना जो प्रोसेस ऑटोक्लेव उसमें क्या हो रहा है कि स्टेलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही है। अगर ये बैक्टीरिया मर गया तो मतलब ये प्रोसेस अपना अच्छा है। तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि ऑटोक्लेव के लिए कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर लेते हैं, तो बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि रेडिएशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया लेते हैं, रेडिएशन स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज लेते हैं एज ए इंडिकेटर, तो बेसिलस प्यूमिलिस, तो ये बैक्टीरिया यूज करते हैं। इसी तरह पूछते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो स्यूडोमोनास डिमोलेटा या फिर ये सेर्सियाना मर्सिनिस, ये 2 बैक्टीरिया यूज करते हैं किसके लिए, अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो ये 3-4 नाम हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं इनके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे डी वैल्यू, फिर हम देखेंगे जेड वैल्यू और एफ वैल्यू, ये तीनों वैल्यू पढ़ेंगे, फिर अपना ये पूरा मेथड है वो ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्राउन ट्यूब यूज़ की जाती है किसी कौन सी स्टेलाइजेशन प्रोसेस की एफिकेसी चेक करने के लिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि हॉट एयर ऑन है, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्राउन ट्यूब्स को। अब हम देखेंगे डी वैल्यू किसको बोलते हैं, तो देखो डी वैल्यू ये हम क्या करते हैं, हम एफिकेसी चेक करते हैं अपने स्टेलाइजेशन प्रोसेस की। तो इसमें होता क्या है, इसको डी वैल्यू को हम बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन वैल्यू। इसमें होता क्या है कि हम देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे हम कितने मिनट तक हीट करें किसी प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 90% पॉपुलेशन सारी मर जाए। तो इसका मतलब यही हुआ, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि 160 डी वैल्यू लिखी हुई है, 160 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अपना ये एक्स प्रोडक्ट है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, 100% बैक्टीरिया है, उसको हम हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए, तो होगा क्या कि जो 100% है उसका क्या हो जाएगा, आपका ये 10% रह जाएगा, मतलब 90% सारे बैक्टीरिया मर गए। इसी को हम बोलते हैं डी वैल्यू। इसमें यही बोल रहा है कि बैक्टीरिया की 90% कंसंट्रेशन किस टेम्परेचर पे और किस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं डी वैल्यू। इसी का नाम है डेसिमल रिडक्शन वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं 1 लॉग स्केल वैल्यू बोलते हैं। तो आपको डी वैल्यू किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया। अब हम जेड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जेड वैल्यू है ये क्या है, तो ये थर्मल डेथ टाइम बताता है। तो डी वैल्यू और जेड वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बताता है कि डी वैल्यू का जो टाइम है उसको 10 टाइम कम करने में कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल से, जैसे कि डी वैल्यू दिया हुआ है कि डी वैल्यू है 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 80 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रोडक्ट को जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 80 मिनट के लिए, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी 90% पॉपुलेशन 80 मिनट में कम हो जाएगी। इस डी की वैल्यू का मतलब ये है। फिर हम ये करते हैं कि अगर उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 180 से 200, मतलब 20 डिग्री में इसका टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ, तो होता क्या है, ये जो 80 मिनट है ये सीधा टाइम कितना कम होगा, 10 टाइम कम हो गया, मतलब 8 मिनट में ही वो स्टेल हो गया प्रोडक्ट। तो मतलब ये जो 80 मिनट से 8 मिनट लाने में कितना टेम्परेचर मुझे चेंज करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं जेड वैल्यू। मतलब जो टाइम है डी वैल्यू का
उसका 10 टाइम कम करने में कितना टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं जेड वैल्यू बोलते हैं। नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर डी वैल्यू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, तो इसकी जेड वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 121 से 131 है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टाइम कितना कम हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट था तो 10 टाइम कम हो जाएगा, तो मतलब 1 मिनट में ही वो स्टेल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए जेड वैल्यू किसको बोलते हैं, डी वैल्यू किसको बोलते हैं। लास्ट जो वैल्यू वो एफ वैल्यू। तो एफ वैल्यू क्या बताती है, एफ वैल्यू वो टाइम बताती है कि हम किस टेम्परेचर पे कितना हीट करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो 100% पूरा किल हो जाए। मतलब ये पूरा कंप्लीट अपना जो मीडिया है या जो भी प्रोडक्ट के कंप्लीट स्टाइल होने में कितना टेम्परेचर और कितना टाइम लगे, उसी को हम बोलते हैं एफ वैल्यू बोलते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्सपोज टाइम ऑफ द मटेरियल फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब पूरा स्टेल होने में कितना टाइम और टेम्परेचर लगेगा, उसी को हम बोलते हैं एफ वैल्यू। फाइनली हमने स्टेलाइजेशन प्रोसेस पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, और ये जो मैंने आपको बताया है स्टेलाइजेशन प्रोसेस, इसको अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लो और इसके नोट्स बना दो, और फिर मैं गारंटी कहता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आता है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से इतना ही पढ़ के जाता हूँ स्टेलाइजेशन के अंदर, और हर बार क्वेश्चन इन्हीं में से ही निकलता है। तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ। थैंक यू।